श्रोता मित्र, ये बायोग्राफी ऑडियो कहानी है सिंगर लता मंगेशकर की। 1929 भारत का ग्वालियर शहर। एक बच्ची ने पहली बार आंखें खोली। किसे पता था यही नन्ही सी बच्ची आगे चलकर भारत की कोकिला, सुरों की देवी और भारत रत्ना कहलाएगी। उस बच्ची का नाम था लता। लता मंगेशकर। बचपन और संगीत का संस्कार। लता का जन्म 28 सितंबर 1929 को ग्वालियर में हुआ। पिता पंडित दीनानाथ मंगेशकर एक प्रसिद्ध संगीतकार और थिएटर कलाकार। उनके घर में हर दिन संगीत गूंजता था। लता अक्सर पिता की गोद में बैठकर रियाज सुना करती थीं। एक दिन पिता ने देखा, अरे ये बच्ची मेरी बंदिशें बिल्कुल सही सुर में दोहरा रही है। तभी से लता के जीवन का रास्ता तय हो गया। संगीत ही उनका धर्म था, संगीत ही उनका जीवन। एक बच्ची की जिम्मेदारी। 1942 साल 1942 ग्वालियर का शांत सा घर। संगीत की वो मीठी गूंज जो रोज सुनी जाती थी, आज पहली बार टूटकर खामोश थी। 13 साल की एक पतली, शांत, बड़ी बड़ी आंखों वाली लड़की लता, और सामने लेटे थे उनके पिता संगीताचार्य पंडित दीनानाथ मंगेशकर। उनके चेहरे पर अब कोई सांस नहीं, और लता की दुनिया एक पल में उजड़ गई। घर में चीख पुकार, रोना, लेकिन लता का मन जैसे पत्थर हो गया था। वो बस एक ही बात बार बार सोच रही थी, अब हम कैसे जिएंगे, कौन संभालेगा परिवार को। वो सबसे बड़ी संतान थीं। 4 छोटे भाई बहन, आशा, उषा, मीना, हृदयनाथ। माँ का चेहरा रो रोकर सूज चुका था। घर में पैसों की तंगी थी, रोजमर्रा का खर्च भी मुश्किल था, और वहाँ भाग्य एक 13 साल की बच्ची को एक परिवार का सहारा बनने के लिए धकेल रहा था। अगले ही दिन लता ने एक निर्णय लिया, मुझे काम करना होगा अभी। इसी वक्त उन्होंने अपने आंसू पोंछे, पिता के अधूरे नोट्स उठाए और बाहर निकल पड़ी। फिल्म स्टूडियो, रेडियो स्टेशन, थिएटर कंपनियां, जहां भी कोई उम्मीद की किरण दिखती, वो वहां पहुंच जाती। लोग चौंक जाते, इतनी छोटी लड़की, तुम काम करोगी? लता शांत आवाज में कहती, हाँ, मुझे अपने परिवार का पेट भरना है। उन्हें छोटे मोटे भूमिकाएं मिलीं, कुछ नाटक, कुछ कोरस गाने, कभी रेडियो पर 2 पंक्तियां। दिन में 5-5 घंटों की दौड़ भाग, जो भी मिलता वो कर लेती। कई बार उन्हें अपमान भी सुनना पड़ता, अरे ये गाना आपके बस का नहीं, आवाज बहुत पतली है, आप घर जाकर पढ़ाई करो, ये दुनिया आपके लिए नहीं। कभी पैसों की कमी, कभी खाने तक की दिक्कत, लेकिन हर रात वो अपने छोटे भाई बहनों को सोता देख एक बात खुद से कहती, मैं नहीं टूटी, क्योंकि मुझे टूटा नहीं रहना है। धीरे धीरे मुंबई की भीड़ भरी दुनिया में एक नन्ही बच्ची अपनी जगह बनाने लगी। वो पैसे बचाती, माँ के हाथ में पूरा दे देती, और खुद सूखी रोटी से काम चलाती। हर सुबह रियाज, भूख से पेट में दर्द होता, लेकिन सुर नहीं टूटते। लोगों को एक दिन महसूस होने लगा, इस बच्ची में कुछ है। ये हार मानने वालों में से नहीं, मुश्किलों ने उसे नहीं गिराया, बल्कि तराशा। जहाँ दूसरे टूट जाते हैं, वहीं से लता की आवाज उठी, और आगे चलकर पूरे भारत की आवाज बन गई। मुंबई की भीड़ में एक आवाज। 1943-1949 साल 1943 एक छोटा सा मराठी स्टूडियो। 13-14 साल की एक पतली, शर्मीली सी लड़की माइक के सामने खड़ी थी। फिल्म किटी हसाल, और गाना उनका पहला गाना। रिकॉर्डिंग खत्म हुआ और हाथ में आए केवल 25 रुपए। लेकिन उस दिन लता ने पहली बार महसूस किया, मैं कमाना सीख गई हूँ। उन्हें पता नहीं था कि ये 25 रुपए आगे चलकर हजारों करोड़ दिलों की धड़कन बनेंगे। कुछ महीने बाद सारा परिवार मुंबई चला आया। मुंबई एक ऐसा शहर जो सपने भी देता है और तोड़ भी देता है। लता रोज स्टूडियो के बाहर लाइन लगाती, डायरेक्टर और म्यूजिक डायरेक्टर से मिलने की कोशिश करती, लेकिन हर जगह वही सुनना पड़ता, नाम क्या है? लता मंगेशकर। लता कौन? चलो अगला। उनके चेहरे पर तिरस्कार और दिल पर भारी चोट। कुछ लोग सीधे सीधे कह देते,
तुम्हारी आवाज बहुत पतली है। हीरोइनों की आवाज ऐसी नहीं होती। गले में वजन चाहिए, तुम्हारे में नहीं है। एक जगह तो किसी ने कह दिया, तुम्हारा गाना रेडियो पर चलेगा तो लोग हंसेंगे। लता चुप रह जाती, लेकिन अंदर कहीं आग जल चुकी थी। हर रिजेक्शन के बाद वो घर लौटती, दरवाजा बंद करती और तान निकालती। सा रे गा 8 घंटे, कभी 10 घंटे, कभी पूरी रात भी। भूखे पेट रियाज, थके पैरों से स्टूडियो जाना और हर बार वही सुनना, अगली बार आएं। ये रोल आपके लिए नहीं। आपका एक्सेंट मराठी है, हिंदी ठीक करो। मुंबई की भीड़ में लता अकेली पड़ती जा रही थी, लेकिन उनकी आवाज धीरे धीरे परिपक्व हो रही थी। कुछ छोटे मोटे मौके मिले, कभी कोरस गाना, कभी 2 लाइनें, कभी सिर्फ बैकग्राउंड में सुर पकड़ना। लता हमेशा विनम्रता से कहती, जो काम मिलेगा करूंगी। धीरे धीरे संगीतकार यह बात नोटिस करने लगे, इस लड़की की आवाज में साफ साफ चमक है, संवेदनशीलता है, एक दिन बड़ी गायिका बनेगी। मुंबई शुरू में कठोर थी, लेकिन प्रतिभा को अनदेखा नहीं कर सकती थी। और फिर इसी कठोर संघर्ष ने लता की आवाज को वो धार, वो मिठास दी, जो उन्हें आने वाले समय में अमर आवाज बनाने वाली थी। नरेटर, कभी कभी जीवन आपको गिराता नहीं, बल्कि आपको इतनी बार टकराता है कि आपकी चमक ही आपका हथियार बन जाती है। लता उसी चमक और उसी धैर्य का नाम है। एक आवाज का जन्म 1949। साल 1949। हिंदी सिनेमा नई दिशा खोज रहा था। फिल्म महल, निर्देशक कमाल अमरोही और संगीत कुमार सचदेव। फिल्म का माहौल था रहस्यमयी, थोड़ा भूतिया, थोड़ा रोमांटिक। उन्हें एक ऐसी आवाज चाहिए थी जो परछाई की तरह हवा में तैरे और दिल में गूंजती रहे। कई गायिकाएं ट्राई कर ली गईं, लेकिन कुछ अधूरा सा लग रहा था। तभी एक दिन एक पतली सी लड़की स्टूडियो पहुंची, शर्माती हुई, सादगी में लिपटी, आंखों में डर और आवाज में जादू। नाम लता मंगेशकर। संगीतकार सचदेव ने कहा, एक बार ये लाइन गाना, धीमे से। लता ने आंखें बंद की, एक लंबी सांस ली और तान छेड़ी, आएगा, आने वाला। कमरा जैसे थम गया, हर इंसान उस आवाज की तरफ खींच गया। माइक, दीवारें, हवा, सब कांपने लगे उस मीठे कंपन से। रिकॉर्डिंग कई बार हुई, हर टेक के बाद लता से धीमा और स्मूथ गाने को कहा गया। एक बार तो इतने धीमे स्वर मांगे गए कि लता को कहा गया, माइक से दूर जाओ, धीरे धीरे चलकर पास आओ, जैसे आवाज हवा से निकलकर उभर रही हो। और लता ने वही किया। वो स्टूडियो से 20-25 कदम दूर खड़ी हुई, धीरे धीरे चलते हुए गाने की शुरुआत की। खो गया, जुदा हो गया। उनकी आवाज जैसे स्क्रीन पर एक आत्मा की छाया बन गई। सचदेव की आंखें चमक उठीं। बस यही है वो आवाज। फिल्म रिलीज हुई, लेकिन असली जादू तो तब हुआ जब ये गाना रेडियो पर बजा। सारी देश भर की लड़कियां, घर घर की औरतें, सिनेमा प्रेमी, संगीतकार एक ही सवाल पूछने लगे, कोई बताए ये कौन गा रहा है? इतनी हेवनली आवाज किसकी है? क्या ये किसी परी की आवाज है? रेडियो स्टेशन को हजारों चिट्ठियां आने लगीं, इस गाने वाली लड़की का नाम बताओ। उस समय रेडियो पर गायिका का नाम नहीं बोला जाता था। लोग पागलों की तरह जानना चाहते थे, लता कौन है? आखिरकार रेडियो पर पहली बार घोषणा की गई, यह अमर गीत, सुरों की नई सनसनी, लता मंगेशकर ने गाया है। और उसी दिन मानो पूरा देश उस पतली सी लड़की का दीवाना हो गया। लता बाहर निकली तो सड़क पर लोग उन्हें पहचानने लगे। स्टूडियो के बाहर लाइन लगने लगी। म्यूजिक डायरेक्टर कहने लगे, हमें वही आवाज चाहिए जो महल में गाई है। लता के संघर्ष के अंधेरे एक ही गाने की रोशनी से चमक उठे। एक आवाज जिसने मुंबई की भीड़ में खोने से इनकार किया, उसी आवाज ने आज पूरे भारत को अपना बना लिया। आएगा, आने वाला सिर्फ एक गाना नहीं था, ये एक घोषणा थी। भारत की कोकिला जन्म ले चुकी थी।
सुनहरे सुरों का युग 1950-1970। साल 1950। फिल्म इंडस्ट्री में एक नई उमंग थी। भारत आज़ाद हो चुका था और सिनेमा लोगों के सपनों का आईना बन रहा था। इन्हीं सपनों के बीच एक आवाज़ धीरे धीरे देश के दिलों में अपनी जगह बना रही थी। वो आवाज़ थी लता मंगेशकर। 1950-1970 तक का समय हिंदी सिनेमा का स्वर्ण युग माना जाता है। इस दौर में संगीतकार कला नहीं जादू रचते थे। S.D. बर्मन नदी जैसी मधुर धारा। R.D. बर्मन युवा आधुनिक क्रांतिकारी। शंकर जयकिशन रोमांस का आधार। मदन मोहन दर्द और गजल के उस्ताद। लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ऊर्जावान विशाल धुनों वाले। इन सभी ने एक बात स्वीकार की, हम जो भी बनाते हैं लता उस धुन को जीवन दे देती हैं। जब भी धुन बनती सबसे पहला सवाल यही होता, इस पर लता की आवाज़ कैसी लगेगी। इस 20 साल में लता ने ऐसे गीत दिए जो सिर्फ गाने नहीं भावनाएं बन गए। लग जा गले एक ऐसी पुकार जो हर अधूरी मोहब्बत का दर्द कहती है। अजीब दास्तान है ये, जैसे किसी टूटे दिल का सच। प्यार किया तो डरना क्या, हर प्यार करने वाले की घोषणा। जरा सी आहट होती है, एक मासूम दिल की धड़कन। तेरे बिना जिंदगी से असंख्य लोगों की दिल की आवाज़। इन गानों को सिर्फ गाया नहीं गया, जिया गया। लता की आवाज़ नायिकाओं के चेहरे पर भावनाओं का रंग बनकर चढ़ जाती थी। उनकी आवाज़ सुनते ही स्क्रीन चमक उठती। भारत के हर घर में लता की आवाज़ की उपस्थिति थी। शादियों में तेरी मेरी कहानी, बरसात में ओ सजना बरखा बहार आई, पूजा में जय जय राम कृष्ण हरि, त्योहारों में सावन का महीना। लता की आवाज़ सिर्फ फिल्मों तक सीमित नहीं थी, वो हर घर का हिस्सा बन चुकी थी। बच्चे उनकी लोरी पर सोते, प्रेमी उनके गीतों पर मिलते और बुजुर्ग उनकी भक्ति पर रोते। भारत की धड़कनों में लता के सुर घुल चुके थे। फिल्मी दुनिया में उनकी पहचान सिर्फ गायिका की नहीं थी। जब वह स्टूडियो पहुंचती, संगीतकार खड़े होकर सम्मान देते। कई नायिकाएं कहतीं, अगर मेरी फिल्म में लता दीदी ने नहीं गाया तो मैं अधूरी लगती हूँ। लता ने अपनी मेहनत, अपनी सादगी और अपनी दिव्य आवाज़ से धीरे धीरे इंडस्ट्री में एक नई परिभाषा बना दी। संगीत सिर्फ कला नहीं, एक पूजा भी है। उनका रियाज, उनका अनुशासन, उनकी पवित्रता, सब कुछ उन्हें अलग बना देता था। 1950 से 1970 के बीच भारत सिर्फ बदला नहीं, भारत गाया, और उस गायन का नेतृत्व एक ही आवाज़ कर रही थी। लता मंगेशकर वो सिर्फ एक आवाज़ नहीं थी, वो भारत की आत्मा थी। एक भावना जो पीढ़ियों को जोड़कर रखती है। 1962 का वो गीत जिसने राष्ट्र को रुला दिया। साल 1962, भारत चीन युद्ध ने देश की आत्मा को हिला दिया था। हजारों सैनिक शहीद हुए, सीमाओं पर चीख, घरों में मातम और पूरे देश में एक भारी सन्नाटा। दिल्ली का माहौल दर्द से भरा, आंखों में आंसू और दिलों में सिर्फ एक सवाल, क्या हम टूट रहे हैं या फिर से उठेंगे। इसी बीच एक कार्यक्रम रखा गया शहीदों को श्रद्धांजलि देने के लिए। कार्यक्रम में भारत के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू, केंद्रीय मंत्री, सैनिक परिवार और हजारों आम नागरिक मौजूद थे। लेकिन उस शाम का सबसे बड़ा क्षण था एक छोटी सी पतली सफ़ेद साड़ी में लिपटी स्त्री का मंच पर आना। लता मंगेशकर, कवि प्रदीप के लिखे शब्द और संगीतकार सी रामचंद्र की धुन लता के सामने रखी गई। लता ने कहा, मैं ये गीत पूरे भारत के लिए गाऊंगी, लेकिन आज मेरे हर सुर में एक सैनिक की सांस होगी। कमरे में खामोशी थी, मंच पर एक माइक और देश की सबसे पवित्र आवाज़ उठी, ए मेरे वतन के लोगों, जरा आंख में भर लो पानी। पहली ही पंक्ति ने माहौल बदल दिया। लोगों के चेहरों पर दर्द, गर्व, सम्मान सब एक साथ छलक पड़ा। जब वो गाती, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी, तो ऐसा लगता था जैसे हवा में भी सेना की धुन बज रही हो।
सैनिकों की विधवाएं रोने लगीं। कुछ सैनिकों के बच्चे अपनी मां का हाथ कसकर पकड़ने लगे। पूरी दिल्ली चुप थी, सिर्फ एक आवाज गूंज रही थी, लता की। प्रधानमंत्री नेहरू अपनी कुर्सी पर बैठे बैठे सुन रहे थे। उनके चेहरे पर गर्व और पीड़ा दोनों साफ दिख रहे थे। लता जैसे ही इस लाइन पर पहुंची, तुम भूल न जाओ उनको, इसलिए सुनो ये कहानी। नेहरू की आंखें भर आईं। उन्होंने रुमाल आंखों पर रखा, लेकिन आंसू नहीं रुके। हजारों लोगों के सामने देश के प्रधानमंत्री बच्चे की तरह रो रहे थे। गीत खत्म हुआ। कमरे में 20 सेकंड तक पिन गिरने की आवाज भी नहीं, और तभी नेहरू खड़े हुए। भारी आवाज में बोले, लता, आज तुमने पूरे देश को रुला दिया। ये गीत हमेशा मेरे दिल में रहेगा। उस एक शाम में लता का दर्जा सिर्फ गायिका का नहीं रहा, वो राष्ट्र की आवाज बन चुकी थी। पूरे भारत में इस गाने को लोग दूसरे राष्ट्रगान की तरह मानने लगे। रेडियो, समारोह, स्कूल, हर जगह ये गीत गूंजने लगा। ये गीत सिर्फ संगीत नहीं था, एक अमर श्रद्धांजलि था। 1962 में जब देश टूटा हुआ था, लता की आवाज ने वही काम किया जो 1000 भाषण भी नहीं कर सकते थे। उन्होंने देश को जोड़ दिया। ए मेरे वतन के लोगों, एक गीत नहीं, भारत की धड़कन बन गया। और लता मंगेशकर, भारत की आवाज, शिखर, विवाद और लेजेंड बनना संपूर्ण वर्णन। जब कोई कलाकार शिखर पर पहुंचता है, तो उसके साथ तालियों के साथ साथ विवादों की आवाजें भी जुड़ जाती हैं। लता मंगेशकर के साथ भी ऐसा हुआ। कुछ संगीतकारों के साथ मतभेद हुए, कुछ सहगायकों से प्रतिस्पर्धा की खबरें चलीं, कभी रिकॉर्डिंग स्टूडियो में तनाव, तो कभी मीडिया की सुर्खियां। लेकिन इन सब के बीच एक बात पर पूरी दुनिया सहमत थी, लता की आवाज का कोई मुकाबला नहीं। उनकी सुर लहरियां शोर को चीरकर ऊपर उठ जाती थीं। धीरे धीरे उनका नाम सिर्फ भारत ही नहीं, सारी दुनिया में गूंजने लगा। उन्होंने गाया हिंदी, मराठी, बंगाली, तमिल, तेलुगु, कन्नड़, उर्दू, नेपाली, असमी और ऐसी 20 से भी ज्यादा भाषाओं में। हर भाषा में उनकी आवाज अपना ही जादू छोड़ जाती थी। मानो शब्द बदलते हों, पर भावना वही रहती, पवित्र, मधुर, दिव्य। फिर आया वह मुकाम जहां कोई साधारण कलाकार नहीं पहुंच पाता। उनके नाम दर्ज हुआ 25,000 जोड़ गीतों का महान रिकॉर्ड। इतने गीत, इतनी भाषाएं, इतने दशक, पर आवाज वही, निर्मल, मधुर, अमर। साल 1999 में उन्हें मिला पद्म विभूषण और 2001 में भारत का सर्वोच्च सम्मान, भारत रत्न। वे भारत रत्न पाने वाली देश की पहली प्लेबैक सिंगर बनी। ये सिर्फ एक सम्मान नहीं था, बल्कि यह था लता मंगेशकर के दशकों की साधना, समर्पण और उस दिव्य आवाज का सबसे बड़ा प्रमाण। विवाद आए पर थमे नहीं, प्रतिस्पर्धा हुई पर रुके नहीं। लता मंगेशकर विवादों से ऊपर उठकर एक लेजेंड, एक युग, एक भारत की आवाज बन गईं। अंतिम वर्षों का जीवन संपूर्ण वर्णन। समय बीत चुका था, दशकों से दुनिया को अपनी आवाज से बांधने वाली लता मंगेशकर अब जीवन के शांत पड़ाव में थीं। आखिरी वर्षों में वो कम बोलती थीं, धीमी, मुस्कुराती हुई, जैसे शब्द अब जरूरी न हो। लेकिन एक चीज आज भी पहले जैसी थी, उनका संगीत। दिल की कमजोरी थी, फेफड़ों की समस्या भी बढ़ गई थी, उम्र अपनी कहानी लिख रही थी। लेकिन इन सब के बावजूद उनका सुरों से रिश्ता कभी नहीं टूटा। हर सुबह वह धीरे धीरे बैठती, गहरी सांस लेती और फिर वही साधना जैसे शांत स्वरों में रियाज शुरू कर देती। घर के एक कोने में एक छोटा सा मंदिर था, दिया जलता रहता, अगरबत्ती की हल्की सुगंध फैलती रहती और उस पवित्र वातावरण में लता बस 2 चीजों के साथ रहती, भगवान और संगीत। दुनिया की भीड़ से दूर, स्टेज की रोशनी से दूर, पुरस्कारों और मंचों से दूर, उनके लिए सच्चा सहारा था वही दिव्य सुर जिसे उन्होंने जीवन भर जिया। उनके आखिरी वर्षों में शरीर भले कमजोर हुआ, पर उनकी आवाज की लौ धीमे धीमे पर बेहद सुंदर तरीके से
जलती रही, मानो सुर ही उनका सबसे आखिरी, सबसे सच्चा साथी हो। अंत वो सुर जो कभी नहीं मिटता। संपूर्ण वर्णन। 6 फरवरी 2022। सुबह की मुंबई थोड़ी धुंधली थी, थोड़ी थकी हुई, जैसे शहर को पता हो कि आज कुछ भारी होने वाला है। उम्र 92 वर्ष। और उसी दिन लता मंगेशकर ने धीरे से शांत आवाज में दुनिया से विदा ले ली। खबर फैली और पूरा देश जैसे थम गया। सड़कों पर, मंदिरों में, गाड़ियों के रेडियो पर, लोगों की बातों में, हर जगह सिर्फ एक ही वाक्य गूंज रहा था, लता दीदी चली गईं। हर आंख भीगी, हर दिल भारी। भारत सरकार ने 2 दिन का राष्ट्रीय शोक घोषित किया। ये सम्मान केवल उन्हीं को मिलता है जो देश की आत्मा बन जाते हैं। उनका अंतिम संस्कार राजकीय सम्मान के साथ हुआ। तिरंगा उड़े, सम्मान की सलामी लेते हुए, जैसे पूरा राष्ट्र अपनी संगीत देवी को अलविदा कह रहा हो। और फिर नैरेटा की आवाज गूंजती है, शरीर भले चला गया, लेकिन लता का सुर हमेशा अमर रहेगा। वो गई नहीं, हर गीत में आज भी सांस ले रही हैं। वो सुर जो पीढ़ियां बदल देगा, वक्त बदल देगा, लेकिन खुद कभी नहीं बदलेगा। क्योंकि लता मंगेशकर सिर्फ एक गायक नहीं थीं, वह भारत की आवाज़ थीं, और आवाज़ें कभी नहीं मरतीं।